नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज हम सामाजिक समूह निर्माण के आधार और उसके प्रकार के संबंध में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं, मनुष्य अपने जीवन काल में अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है, उनके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और ऐसा व्यक्तियों का संग्रह जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, व्यक्ति जिनके संपर्क में आता है, जिनके प्रति जागरूक होता है और उसके आधार पर उनके मध्य संबंधों की निरंतरता पाई जाती है, हम उसे सामाजिक समूह कहते हैं। यह सामाजिक समूह व्यक्ति के जीवन के लिए, व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं, स्वार्थ, आदर्श, रुचियां होती हैं और मनुष्य अपनी इन सभी आवश्यकताओं को, अपने स्वार्थों को अपने आदर्श और अपने रुचियों के अनुसार पूरा करना चाहता है और इसके लिए वह सामाजिक समूह का निर्माण करता है। सोरोकिन, जिमरमैन और गेल्पिन ने अपनी पुस्तक ए सिस्टमेटिक बुक इन रूरल सोशियोलॉजी में समूह निर्माण के 14 आधारों का उल्लेख किया है। उसमें सम्मिलित हैं रक्त संबंध अथवा एक ही पूर्वज में विश्वास, विवाह, जादू टोने या समान धर्म में विश्वास, समान भाषा बोलना, समान रीति रिवाज और रूढ़ियों का पालन करना, एक ही भूमि का स्वामित्व और उसके माध्यम से अपनी आजीविका चलाना, पड़ोस, समान व्यवसाय, समान उत्तरदायित्व, एक ही स्वामी के अधीन कार्य करना, एक सामाजिक संस्था से संबंधित होना, पारस्परिक सहयोग करना, सामान्य शत्रु होना, एक जैसा शत्रु होना, साथ रहकर मिलकर निरंतर कार्य करना, ये समूह निर्माण के आधार हैं और व्यक्ति इन्हीं आधारों पर समूहों का निर्माण करता है, उनके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। समाज में पाए जाने वाले अनेक समूह जो हैं, अगणित समूह जो हैं, उन समूहों को वर्गीकृत करना वास्तव में एक कठिन कार्य है, परंतु अनेक समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर बने सामाजिक समूहों को अपने अनुभव के आधार पर वर्गीकृत किया है, उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उसमें पहला वर्गीकरण है सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर समूह को 3 भागों में बांटा जा सकता है: छोटे या लघु समूह, मध्यम समूह, बड़े या वृहद समूह। छोटे या लघु समूह में सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है, मध्यम समूह में सदस्यों की संख्या उससे अधिक और बड़े या बृहद समूह में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। चार्सिमेल, जॉनसन, हुमन्स ने छोटे समूहों को समाज के आधार रूप में बहुत महत्वपूर्ण माना है। हुमन्स के शब्दों में छोटा समूह मौलिक सामाजिक इकाई है। दूसरा वर्गीकरण है स्थायित्व के आधार पर। स्थायित्व के आधार पर सामाजिक समूह को 2 भागों में बांटा जा सकता है: सार्वभौमिक एवं स्थायी समूह और अस्थायी समूह। सार्वभौमिक समूह वह समूह है जो विश्व में सभी जगह पाए जाते हैं और यह स्थायी रूप में देखने में आते हैं। इनके संगठन का आधार अलग अलग हो सकता है, इनकी प्रथाएं परंपराएं अलग हो सकती हैं, परंतु यह पूरे विश्व में देखने में आते हैं, जिनमें परिवार, नातेदारी, शिक्षा संस्था, धर्म आदि सम्मिलित हैं। अस्थायी सामाजिक समूह के अंतर्गत भीड़ और श्रोता समूह,
जो किसी एक कारण के लिए एकत्रित होते हैं और उस कार्य को पूरा हो जाने के पश्चात तत्काल समाप्त भी हो जाते हैं। सदस्यता के आधार पर चार्ल्स ए एलवुड ने दो भागों में समूहों को बांटा है। पहला ऐच्छिक समूह और दूसरा अनिवार्य समूह। ऐच्छिक समूह वह समूह है जिनकी सदस्यता व्यक्ति अपनी इच्छा से बहुत थोड़े समय के लिए ग्रहण करता है। भीड़ और श्रोता समूह इसमें सम्मिलित हैं। और अनिवार्य समूह के अंतर्गत परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्था सब शामिल हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, अनिवार्य है। हम की भावना के आधार पर अमेरिकन समाजशास्त्री समनर ने हम की भावना के आधार पर सामाजिक समूहों को दो भागों में बांटा है। अंतः समूह या हम समूह और बाह्य समूह अथवा वह समूह। अंतः समूह या हम समूह वह समूह है जिसमें सदस्य साधारणतः एक दूसरे के प्रति सहयोगी और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं और उस सहयोगी और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के माध्यम से समूह की गतिविधियां संचालित होती है। परिवार, कक्षा, कॉलेज, देश इसमें सम्मिलित है। बाह्य समूह या वह समूह के अंतर्गत वे समस्त समूह सम्मिलित हैं जिनका व्यक्ति किन्हीं कारणों से सदस्य तो होता है, परंतु उनके प्रति उसके मन में हम की भावना नहीं होती। घृणा, द्वेष, प्रतिद्वंदिता, भय या संदेश की भावना पाई जाती है। इस संबंध में बीरस्ट्रीड ने दो महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। पहला यह है कि व्यक्ति अंतः समूह को दकियानुसी या पिछड़ा हुआ मानता है। अंतः समूह के सदस्यों के प्रति हमारे व्यवहार में अंतर पाया जाता है, जबकि बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति हमारे व्यवहार में सामान्यतः समानता पाई जाती है। दूसरा, बाह्य समूह के काल्पनिक एवं वास्तविक खतरे से अंतः समूह में एकता सुदृढ़ होती है, एकता की भावना बढ़ती है। जब कभी भी बाह्य समूह से खतरे का डर होता है तो अंतः समूह में एकता बढ़ जाती है। आकांक्षा के आधार पर, संदर्भ समूह आकांक्षा के आधार पर, अपनी इच्छाओं के आधार पर अमेरिकन समाजशास्त्री मर्टन ने उनकी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तुत की। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह वह सामाजिक समूह है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है, परंतु सदस्य बनने की इच्छा रखता है, आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियों, मूल्यांकनों तथा व्यवहारों को प्रभावित करती है। मर्टन की मान्यता है कि सापेक्ष या तुलनात्मक हीनता के कारण संदर्भ समूह का निर्माण होता है। सापेक्ष हीनता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के मन में अपने समूह, वह समूह जिसका वह वास्तव में सदस्य है, उसके प्रति हीनता के भाव जागृत होते हैं और वह किसी दूसरे समूह को, अन्य समूह को अपने समूह से अच्छा, ऊंचा समझने लगता है और इस सापेक्ष हीनता के कारण वह उस समूह के अनुसार कार्य और व्यवहार करने का प्रयास करता है जो उसका संदर्भ समूह है, जिसको वो आदर्श मानता है। मर्टन यह भी कहते हैं कि संदर्भ समूह सापेक्षहीनता के कारण ही नहीं बनते, बल्कि महत्वाकांक्षा के कारण भी बनते हैं। व्यक्ति अपनी किसी स्थिति से यदि संतुष्ट नहीं है या वह संतुष्ट है परंतु अपने किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे ऐसा लगता है कि किसी अपने विशेष महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए किसी संदर्भ समूह की सदस्यता प्राप्त कर लेना या उससे अपना जुड़ाव दिखाना उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सहायक हो सकता है, तो ऐसे समूह को वह संदर्भ समूह बना लेता है और उस समूह के अनुसार जीवन जीने का, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का, वैसा दिखने का प्रयास करता है। ग्लीन और गिलीन ने संदर्भ समूह
के अतिरिक्त जो वर्गीकरण किया है वो वर्गीकरण है रक्त संबंधों पर आधारित सामाजिक समूह। इसके अंतर्गत वह परिवार को सम्मिलित करते हैं। शारीरिक विशेषताओं पर आधारित समूह, इसमें महिला समिति, पुरुषों का संगठन शामिल है। शारीरिक निकटता के आधार पर सामाजिक समूह, भीड़, खेल समूह इत्यादि, जिसमें शारीरिक निकटता आवश्यक होती है। क्षेत्रीय आधार पर सामाजिक समूह जैसे जनजाति, संस्कृति से उपर्जित हितों से संबंधित सामाजिक समूह जैसे धार्मिक समूह। प्रकारात्मक आधार पर व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु व्यक्ति अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूहों का निर्माण करता है। इन्हें प्रकारात्मक आधार पर बनाए गए सामाजिक समूह कहा जा सकता है, जैसे राजनीतिक समूह, शैक्षणिक समूह, धार्मिक समूह, मनोरंजनात्मक समूह, साहित्यिक समूह, बौद्धिक समूह, आर्थिक समूह आदि। गिडिंग्स, गिलीन एवं गिलीन ने इन समूहों को ऐच्छिक तथा अनैच्छिक समूहों के रूप में भी समझाया है। मिलन का वर्गीकरण। मिलन ने सामाजिक समूहों को दो भागों में बांटा। उद्रक सामाजिक समूह, क्षैतिज या समतल सामाजिक समूह। उद्रक सामाजिक समूह वह सामाजिक समूह है जो कई खंडों में बटे हुए होते हैं और प्रत्येक खंड की स्थिति दूसरे खंड की तुलना में ऊंची या नीची पाई जाती है। जैसे जाति, जाति का निर्धारण जन्म से, और जाति में एक संस्तरण पाया जाता है, ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। जाति अनेक खंडों में बटी हुई है। एक खंड दूसरे खंड की तुलना में अपने को ऊंचा या नीचा मानता है। क्षेत्रिक, क्षैतिज या समतल सामाजिक समूह वह सामाजिक समूह है जिन सामाजिक समूहों में सदस्यों की स्थिति की दृष्टि से समानता पाई जाती है। सब एक ही धरातल पर खड़े हुए होते हैं। जैसे विद्यार्थी समूह, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी एक धरातल पर, अगले वर्ष के समूह एक धरातल पर इत्यादि। सामाजिक संबंधों के आधार पर, सामाजिक संबंधों के आधार पर, सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर चार्ल्स कुले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत की। यह सामाजिक समूह के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। प्राथमिक समूह वे सामाजिक समूह हैं उनके अनुसार जिनमें घनिष्ठता होती है, निकटता होती है, शारीरिक समीपता पाई जाती है, जो प्रेम स्नेह से आबद्ध होते हैं और यह व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने केवल प्राथमिक सामाजिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत की, परंतु अन्य समाजशास्त्रियों ने यह देखा कि अनेक सामाजिक समूह बिल्कुल उनके प्राथमिक समूह की अवधारणा के विपरीत विशेषताओं को धारण करने वाले सामाजिक समूह भी पाए जाते हैं। ऐसे सामाजिक समूहों को दैत्तिक सामाजिक समूहों का नाम दिया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, बहुत महत्वपूर्ण विभाजन है, बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है सामाजिक संबंधों के आधार पर सामाजिक समूहों का। इसलिए इस संबंध में हम पृथक से चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद।